हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका सीटेड गुरु में। आज प्रीवियस पेपर सीरीज़ का तीसरा क्लास है। आज के क्लास में हम लोग करेंगे पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों, 2 दिन पहले हम लोगों ने शुरू किया था प्रीवियस पेपर सीरीज़, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2011 से लेकर अब तक जितने भी सीटेड के एग्ज़ाम हुए हैं, सभी एग्ज़ाम के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए सबको क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज। तो हम लोगों ने इससे पहले सीडीपी और मैथ के पेपर को प्रैक्टिस किया और आज हम लोग करेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। पहला क्या है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। दूसरा है, चिड़ियाघर के अलग अलग जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना। तीसरा है, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। और चौथा क्या है, चिड़ियाघर में उन्हें जो देखना है उसका चित्र बनाने उनकी ड्राइंग और कॉपी के साथ ले जाना। चलिए, सही ऑप्शन क्या होगा। आप एक ईवीएस के टीचर होने के नाते बच्चों को आप कहाँ लेके गए हैं, जू लेके गए हैं, तो कौन सी एक्टिविटी के लिए आप परमिशन नहीं देंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने पीने की सामग्री ले जाना। ये शिक्षक को जू जाते समय बच्चों को अनुमति नहीं देनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख। अगला जो सवाल है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। चलिए, किसकी बात हो रही है, बीज अंकुरण की अवधारणा की। पहला ऑप्शन क्या है, बीज बोने अंकुरण के अलग अलग चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। दूसरा क्या है, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। तीसरा क्या है, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। और चौथा है, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। चलिए, सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बीज अंकुरण की अवधारणा को समझाते हुए क्या करना है, बीज बोने अंकुरण के अलग अलग चरणों का क्या करना, अवलोकन करना है और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, यानी बच्चों को कहना है कि आप उनका चित्र बनाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। क्वेश्चन समझ गए। मीरा और दिव्या 2 छोटी लड़कियां हैं। मीरा क्या करती है, समोसे और कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसे भोजन को खाना पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी होती है, यानी जिसमें आयरन नहीं होता है। ठीक है, तो मीरा और दिव्या को कौन सी बीमारी हो सकती है। पहला है मोटापा और स्कर्वी। दूसरा है स्कर्वी और एनीमिया। तीसरा है एनीमिया और रतौंधी। और चौथा है मोटापा और एनीमिया। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उनको क्या हो सकता है, मोटापा और एनीमिया की बीमारी हो सकती है। ठीक है, अब मीरा यहाँ पे समोसे, कटलेट और डबल रोटी ज़्यादा खाती है तो उसको क्या हो सकता है, मोटापा हो सकता है। और दिव्या ऐसे खाने को पसंद करती है जिसमें आयरन की कमी होती है, तो आयरन की कमी से कौन बीमारी हो सकती है, एनीमिया हो सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बच्चों को अलग अलग प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, बच्चों को अलग अलग प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेगा। पहला ऑप्शन है, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। दूसरा है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ
खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तीसरा क्या है, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित करता है। और चौथा है, बच्चों से अलग अलग प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो ईंधन के बारे में बताने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ, यानी एक छोटी सी वो क्लिप दिखा सकता है, ठीक है, जिसमें जो है खाने पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ क्या कर सकता है, फिर चर्चा कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या चीज़ शामिल है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अभी अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। दूसरा है स्थानीय दूरी और दिशाओं को सापेक्ष स्थिति को समझाने की योग्यता। तीसरा, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। चौथा क्या है, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। चलिए मानचित्र के लिए आवश्यक कौशल क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए, तब जाकर जो है आप क्या करेंगे, एक मानचित्र को पढ़ने और समझ सकेंगे उसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में बच्चों के लिए व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। यानी ईवीएस का क्लास चल रहा है, उसमें व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना बच्चों के लिए शिक्षक को इससे क्या फ़ायदा होगा? पहला ऑप्शन है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। दूसरा है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तीसरा है बच्चों में विशिष्ट अनुभवों को जानने में। और चौथा है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण यानी ईवीएस के क्लास में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देने से क्या होगा, शिक्षक को क्या फ़ायदा होगा कि बच्चे जो है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है उनका अनुभव, जो कुछ भी वो सीखेंगे, ठीक है, वो उनके अनुभव संसार से जुड़ेगा और उनको डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उनकी लर्निंग में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाती है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ सकता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तीसरा क्या है कि पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर से वे क्षारीय होते हैं। अगला ऑप्शन क्या है कि आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। चलिए सही ऑप्शन क्या है इसका? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि पाचन क्रिया क्या होता है, बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से होती रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? यानी प्राइमरी स्टेज पे कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है ईवीएस पढ़ाने का? पहला ऑप्शन क्या है, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। दूसरा है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। तीसरा है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। और चौथा क्या है,
कि बच्चों को खोजने की प्रक्रिया में लगाना और व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मंशचालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यानी प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का जो उद्देश्य नहीं है वो क्या है? बच्चों पर आकलन के लिए शब्दवाली और परिभाषाओं का बोझ डालना, या बच्चों पर जो है शब्दवाली और परिभाषाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। चलिए अक्सर हम लोग देखते हैं कि भैंस के ऊपर जो है क्या बगुला पक्षी बैठा हुआ दिखाई देता है, कभी कभी कौवा भी देखते हैं बैठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर पॉजिटिव कीट खाता है, परजीवी कीट खाता है। दूसरा है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। तीसरा है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। और चौथा है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। चलिए सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बगला क्या करता है? भैंस के पीठ पर बैठकर परजीवी कीट खाता है जो भैंस के शरीर पर पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, यानी ईवीएस के चैप्टर में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या है? पहला ऑप्शन है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों को कुशलता का विकास करता है। दूसरा है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तीसरा है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। और चौथा है कि टिकट में प्रयुक्त अलग अलग संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध करता है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में अगर रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया है तो उसका मकसद क्या है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? चलिए प्राइमरी स्टेज पे ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। चलिए पहला ऑप्शन क्या है? अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, क्योंकि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। दूसरा है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। और तीसरा है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित करना। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। सही आंसर क्या होगा? प्राथमिक विद्यालय में ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य किसमें निरूपित है? सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, कि अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना और उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए दत्त कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा क्या बोल रहा है कि दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। तीसरा क्या है? प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता देता है। चलिए चौथा क्या है? दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो दत्त कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन कौन सा है? सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है, यानी दत्त कार्य बच्चों को क्या करता है? सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में
सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। दूसरा क्या है कि कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। चलिए तीसरा क्या है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। और चौथा क्या है कि उच्च कक्षाओं में किया जाता है, उसका अनुकरण करने के लिए। चलिए पर्यावरण अध्ययन कक्षा में सरल प्रयोग निदर्शन किए जा सकते हैं। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा इसका 73 का? ऑप्शन नंबर 3, यानी बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। चलिए दुर्गा एक लड़की गांव में रहती है और वो क्या करती है, लकड़ी या गोबर के उपले का इस्तेमाल करती है चूल्हे पर खाना बनाने के लिए। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन क्या है, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसको एलर्जी हो गई है। दूसरा है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण और वृद्धावस्था। तीसरा है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड को उसकी श्वसन नली में जमा हो गई है। और चौथा क्या है कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली को जमा हो गया है। तो चलिए ऑप्शन क्या है सही? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, कि दुर्गा लकड़ी के चूल्हे पर और गोबर के उपले से वो क्या करती है, खाना बनाती है। ठीक है, पिछले 3 महीने से उसे खांसी हो रही है, इसका कारण क्या है कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित जो काला धुआं होता है उसकी श्वसन नली में क्या हो गया है, जमा हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। यानी लंच के बाद जब सेकंड टाइम में आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं क्लास में और आपने फील किया कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। चलिए इसकी वजह क्या हो सकती है? आप क्या करेंगे फिर जब बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? तो पहला ऑप्शन है कि बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चों से कहेंगे कि वो डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तीसरा ऑप्शन है पाठक को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। और चौथा क्या है, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अब क्या करना पड़ेगा कि पाठ को इंटरेस्टेड बनाना पड़ेगा, रोचक बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुआयामी वृद्धि पर आधारित दृश्य श्रव सामग्री का प्रयोग करेंगे आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? चलिए राजस्थान के एक विद्यालय ने क्या किया कि क्लास 5 के बच्चों को एक शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने की योजना बनाई है। तो भ्रमण के दौरान यानी वो विजिट जो होगा उसके दौरान आप बच्चों से क्या उम्मीद लगाएंगे? पहला ऑप्शन है कि यदि उनको कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तीसरा, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। चौथा है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों और शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। चलिए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि एक विद्यालय राजस्थान के विद्यालय के कक्षा 5 के बच्चों का जो शैक्षणिक भ्रमण की योजना जो बनाई है। ठीक है, भ्रमण के दौरान बच्चों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि उन्हें ध्यान से क्या करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए,
टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों और शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग करती है। यहाँ पे पहला क्या है, केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ, अखबार। और दूसरा क्या है कि जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। रीना ने दो ढेरियों में टुकड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। चलिए उसने सारे कचड़े को दो ढेरियों में रखे हैं, उसका आधार क्या हो सकता है। पहला है घरेलू कचरा ऑब्लिक औद्योगिक कचरा। दूसरा क्या है, दुर्गंध है और दुर्गंध रहित है। तीसरा क्या है, अपघटित होने वाले ऑब्लिक अपघटित नहीं होने वाले। चौथा क्या, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा इसका, 77 का। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो रीना ने जो दो ढेरियों में घर का कूड़ा जो जमा किया है उसका आधार क्या है कि अपघटित होने वाली और अपघटित नहीं होने वाली। यानी एक ढेर में जो कचरा है वो अपघटित होने वाला है और दूसरा जो है वो अपघटित होने वाला नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। चलिए आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए.के. बनर्जी, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा है अमृता देवी बिश्नोई और चौथा है मेधा पाटकर। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा इसका, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 कि चिपको आंदोलन को बल मिला था किसके नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को क्या मिला था, बल मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ऐसा पदार्थ है जो, ऑप्शन क्या है हमारे पास, हीनताजन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है हमारी उपाच्य दर बढ़ाकर भार में कमी लाती है। तीसरा ऑप्शन क्या है, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है पेशियों का विकास करने में हमें ताकतवर बनाते हैं। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 कि विटामिन ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी के दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें, ऑप्शन क्या है, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, दूसरा है कीड़ों को दूर रखने के लिए, तीसरा है चिकना और साफ बनाने के लिए, चौथा है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी ग्रामीण क्षेत्रों में गाय और गोबर से झोपड़ी के दीवारों और फर्श को जो लिपा जाता है तो उसका वजह क्या होता है कि उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक किसान दोनों को भूसे से अलग अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वो कहलाती है। एक किसान दोनों के को भूसे से क्या करना है, अलग अलग करना चाहता है, तो किस प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है और वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला है फसल की कटाई, दूसरा है हस्त चयन, तीसरा है थ्रेसिंग और चौथा है निष्पावन। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 निष्पावन। यानी किसान जो है जब दानों को भूसे से अलग करता है, ये दानों था, जब एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है तो जिस प्रक्रिया को वो करता है वो उसे क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का
निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ईवीएस का जो सिलेबस होता है तो उसमें पहेलियाँ शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है। निम्न में से पहला ऑप्शन क्या है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। दूसरा है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। तीसरा क्या है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। और चौथा है बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा इसका। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यानी जो ईवीएस का पर्यावरण अध्ययन का पाठ्य पुस्तक में उसमें पहेलियाँ शामिल करने का उद्देश्य जो नहीं है वो क्या है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला जो सवाल है कि एक पुरुष जिसका रक्त O है, यानी उसका ब्लड क्या है O है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है तो उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना कितनी है। यानी एक जेंट्स है, एक पुरुष है, उसका जो ब्लड ग्रुप O है और उसने क्या किया है ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी कर लिया है, तो जो उसका जो पहला बच्चा होगा, ठीक है, उसके ओ रक्त समूह होने के चांसेस कितने होंगे। चलिए ऑप्शन क्या है हमारे पास। पहला 25%, दूसरा है 75%, तीसरा है 50%, चौथा है 100%। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3, 50% चांस होगा कि उसका जो पहला बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो ओ हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टूटता तारा उल्का है, यानी उल्का है वो क्या है जिसको हम लोग टूटता तारा कहते हैं। पहला है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। दूसरा क्या है एक समान गति से चलने वाला तारा है। तीसरा क्या है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। और चौथा क्या है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो टूटता तारा यानी उल्का होता क्या है। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है, यानी उल्काब। टूटता तारा क्या होता है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश होते ही क्या होता है आग पकड़ लेता है, यानी वो जलना शुरू हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है, यानी क्वथन और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। ऑप्शन क्या है हमारे पास। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। दूसरा ऑप्शन है क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। तीसरा है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण से में नहीं। चौथा क्या है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं हो सकता। तो चलिए सही आंसर क्या होगा इसका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी क्वथन और वाष्पीकरण का जो अंतर होता है वो क्या होता है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला जो सवाल है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। चलिए प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए। ऑप्शन है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। दूसरा ऑप्शन है कि छोटे बच्चों को उत्तीर्ण या अनिउत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। तीसरा ऑप्शन क्या है कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चे और अभिभावकों के साथ बांटना। और चौथा क्या है कि प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल और उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज कराना। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए तो शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है
नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। वजह क्या है इसका? पहला है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। दूसरा है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। तीसरा है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। और चौथा है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 होगा। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि, यानी एक पका हुआ चावल जो होता है वो रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक क्या किया जा सकता है? परिरक्षित किए जा सकते हैं। वजह क्या है इस क्यों? पहला ऑप्शन है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। दूसरा है कि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तीसरा क्या है कि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और चौथा है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी जो पका हुआ चावल होता है उसको रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी बेकार हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थितियों में मलेरिया की पहचान होती है? यानी जब ब्लड टेस्ट होता है तो किसकी उपस्थिति में पता चलता है कि मलेरिया है? पहला है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। दूसरा है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। तीसरा है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। और चौथा है रक्त में मच्छर के लावे। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। यानी जब ब्लड टेस्ट होता है तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी की जब उपस्थिति होती है तो पहचान होती है कि क्या हो चुका है? मलेरिया हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, कि पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। चलिए ऑप्शन क्या है हमारे पास? बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखता है। दूसरा है कि उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। तीसरा है पाठ्य को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। और चौथा क्या है कि स्थानीय और विश्व स्तर पर संस्कार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का प्रयोग करना क्या होता है कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता विकास करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एपीएस 2011 जो जून में एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम लोगों ने अभी सेट किया है। जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक जितने भी एग्ज़ाम में सेट्स हुए हैं हम लोग प्रैक्टिस कर सकेंगे। और इस बार जो टारगेट है सीटेट में कि कम से कम हमारा 120 आना चाहिए। 120 मार्क्स को हम लोग टारगेट लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम लोग जो प्रीवियस सीरीज़ को अगर करेंगे तो क्या होगा, उससे हमको आइडिया होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट भी होते रहते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पूरी तरह से आप प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम में बैठेंगे और इस बार डेफिनेटली आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।